हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का जो 15वां चैप्टर चल रहा है हमारा जैव विविधता और उसका संरक्षण, उसकी अगली वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो में आज हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों के संरक्षण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे। इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट और पवित्र उपवन 5 टॉपिक आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी थी। अभी डिटेल में बताता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है, ऐसा वृहद वन क्षेत्र, ऐसा वृहद वन क्षेत्र जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, सीमा नहीं होती है और मनुष्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर मनुष्य का हस्तक्षेप भी होता है तो मानवीय क्रियाकलाप जो है इसके अंदर ना के बराबर होती है, केवल पर्यटन की इजाज़त होती है। ठीक है, तो ऐसा वृहद वन क्षेत्र, वृहद मतलब बड़ा, ऐसा वृहद वन क्षेत्र जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ होता है और सरकार द्वारा इसे संरक्षित करके रखा गया है, आरक्षित करके रखा गया है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। उसे क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य कहा जाता है। जब 1942 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पूरा नाम याद रखना WLALPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में। तो 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया तो उस समय राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जंतु उद्यान और अनेक संस्थानों की स्थापना करी थी जीवों के संरक्षण के लिए। उन संस्थानों में से एक संस्थान है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नेशनल सेंचुरी। ऐसा वृहद वन क्षेत्र जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, मनुष्य का क्रियाकलाप जो है ना के बराबर होता है, केवल पर्यटन की इजाज़त होती है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य कहा जाता है। यहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखा जाता है, जीवों के संरक्षण के लिए ये जगह बनाई गई है। ठीक है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब बना उस समय जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2001 में जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य उनकी संख्या कितनी हो गई, 416, और जो बाद में बढ़ करके NCERT की बुक के अनुसार 448 और नवबोध की बुक के अनुसार 543 इनकी संख्या हो गई है। ठीक है, थोड़ा आप गूगल पे या कहीं पर सर्च कर लेना वर्तमान में कितनी है एग्जैक्ट, वो पता कर लेना कि एग्जैक्ट संख्या कितनी है। अब राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के हमको नाम याद रखना, 5 राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रमुख कौन से हैं और वो क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पर है। तो सबसे पहला आता है कान्हा शरण स्थल। कान्हा शरण स्थल जो है मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, जंगली कुत्ते के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए और चीता के लिए। दूसरा था कांजीरंगा शरण स्थल। अब ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, कांजीरंगा शरण स्थल असम में है और ये प्रसिद्ध क्यों है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, असम में है और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा था अन्नामलई शरण स्थल जो कि तमिलनाडु में है और सांबर, चीतल, सांड और लंगूर के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है घाना पक्षी विहार। पक्षी विहार नाम से स्पष्ट है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होगा। राजस्थान में सारस, तीतर, बटेर, बगुला इनके लिए प्रसिद्ध है। फिर गिर वन अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, सफ़ेद शेर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा सांबर, चीतल, नीलगाय इसमें पाई जाती हैं। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब आता है राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन, राष्ट्रीय उद्यान, वह वन क्षेत्र जो कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित करके रखा गया, आरक्षित करके रखा गया राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। उद्यान और अभ्यारण्य में यह ध्यान रखना, इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है, इसकी सीमा निश्चित होती है। इसमें मानवीय क्रियाकलाप जो है प्रतिबंधित है पूरी तरह से, सिर्फ पर्यटन की इजाज़त है। यहाँ पर जो है किसान कृषि भी की जा सकती है, घूम फिर भी सकते हैं, शोध कार्य भी किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिकार प्रतिबंधित है यहाँ पर। कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ये छोटा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ सारी क्रियाकलाप प्रतिबंधित है, केवल पर्यटन की इजाज़त है। तो भारत सरकार द्वारा आरक्षित किया गया वह क्षेत्र जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए आवश्यक है, उसे क्या नाम दिया है, राष्ट्रीय उद्यान। जब 1972 में WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना तो उस समय राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई थी। उस समय कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, केवल 73 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो वर्तमान में बढ़ करके कितने हो गए, लगभग 103 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कुछ प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यानों के आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम याद रखना है, क्यों प्रसिद्ध है, उनका कारण याद रखना है। तो ये ऐसा वृहद वन क्षेत्र जिसकी निश्चित सीमा नहीं होती है उसको तो बोल दिया राष्ट्रीय उद्यान, या और राष्ट्रीय अभ्यारण्य ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा होती है, जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है। मानवीय क्रियाकलापों में केवल शिकार प्रतिबंधित होता है, बाकी पशुचारण, कृषि
और पर्यटन, मनोरंजन, इन सब के लिए इजाज़त होती है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोल दिया? राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। 5 नेशनल पार्क लिखे हैं। जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कभी कभी कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा भारत का, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था झारखंड में। ठीक है। दूसरा आता है दच्चीगाम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कस्तूरी मृग, सफ़ेद तेंदुआ और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला तीसरा आता है गुंडी डियर नेशनल पार्क, तमिलनाडु में है। हिरण, सांबर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। सांबर, चीतल और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। फिर आखिरी आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार में है। हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों को आप अच्छे से याद रख लेना। इनके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, भारत की सरकार ने में भी और अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने भी अनेक प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों में से हम कुछ प्रयास देखते हैं यहाँ पर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं केवल। जैसे IBWL क्या है, तो IBWL का पूरा नाम है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि 1952 में स्थापित किया था भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय प्रयास है 4, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है 3, इन दोनों को देखना है। तो सबसे पहले IBWL इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। दूसरा WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक्ट बनाया गया, जो कि 1972 में बनाया गया। ऐसे 1972 में INMAB इंडियन नेशनल मेन एंड बायोस्फीयर कमेटी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया था, उसमें यह INMABC के बारे में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, जो कि 1972 में स्थापित हुई थी। फिर IWLAP इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि 1982 में स्थापित किया गया है। और इन सभी प्रयासों को काय के लिए किया गया है? केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, सबसे पहले IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी? WHO के द्वारा संगठन, जो कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने का काम करता है। फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर को हुई है 1951 में। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास याद रखना है। इसके बाद अगला छोटा सा टॉपिक है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना, ऐसी हाथी परियोजना भी चली और बहुत सारी परियोजना चली। भारत में जब टाइगर की संख्या कम होती जा रही थी निरंतर 1972 में, ठीक है, 72 या 73 में 268 जो है टाइगर थे, तो भारत सरकार ने इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए, संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया? टाइगर प्रोजेक्ट। उस टाइगर प्रोजेक्ट के कारण लगभग 30 साल में, लगभग 2001 में इनकी संख्या 3620 के लगभग हो गई। लगभग है, एग्जैक्ट नहीं, अनुमानित है यहाँ कि लगभग 3620 या 3500 के आसपास जो गई 2001 में, जब ये एक्ट शुरू हुआ। फिर जब 2001 में इनकी संख्या बढ़ गई तो वन प्रबंधन ने क्या कर दिया? अनदेखा करने लग गए। और जब अनदेखा करने लगे तो 4 साल बाद ही, मतलब 2004 में, 3 साल बाद, इनकी संख्या वापस लगभग 1500 के आसपास पहुँच गई। जब 1500 संख्या हो गई तो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अथॉरिटी का गठन हुआ, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी, जिसके चलते टाइगर की संख्या को क्या करना है? बढ़ाना है और उनका संरक्षण करना है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक बनेगा, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। एक और चीज़ बताता हूँ छोटी सी, पवित्र उपवन। NCERT में अधिकतर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, पवित्र उपवन क्या है? तो ऐसे वन जिन्हें धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, धर्म की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पवित्र उपवन कहा जाता है। इन पवित्र उपवनों में जो है विभिन्न प्रकार के पौधों को या पादप प्रजातियों को संरक्षित करके प्राचीन काल से ही रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, केरल में, ठीक है, मेघालय में जो जयंती पहाड़ी है, खांसी पहाड़ी है, उन जगह पर ये पवित्र उपवन मौजूद हैं। और जनजाति क्या कर रही है? उसका संरक्षण कर रही है। और जनजातियों के द्वारा उसके अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाकलाप ही की जाती है, बाकी किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप नहीं होती है। मतलब वनों को एक प्रकार से पूजा जाता है जनजातियों के द्वारा, इसलिए इन उपवनों का नाम क्या दिया है? पवित्र उपवन। ठीक है, तो ये पवित्र उपवन जो है पहाड़ियों पर पाया जाता है। यहाँ पर विशेष प्रकार के पादप प्रजातियों को संग्रहित करके रखा जाता है और उनको विकसित किया जाता है जनजातियों के माध्यम से।
खासकर महिलाएं जो है इस पवित्र उपवन में अपने क्रियाकलाप करती हैं। विभिन्न प्रकार के जो कृषि या वन संबंधी कार्य हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ है हमारा चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम था जैव विविधता और उसका संरक्षण। ठीक है, इसके आगे हम अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।